ये रिक्वेस्ट तो नेपाल से है। यहाँ इनको क्या है, आइटम खरीदते ही जो आइटम का साथ जो एक्सपेंडिचर आता है वो कॉस्ट ऑफ द गुड्स में ऐड होके आना है। समझो कि अगर आप एक 100 ग्राम्स 100 रुपीज़ का कुछ आइटम ले लिया और उसके लिए 10 रुपया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आ गया, तो उनका कॉस्ट प्राइस 110 रुपीज़ होना है। ऐसे ही दुकान में बहुत सारा आइटम्स रहता है, हर आइटम का साथ जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो और अदर एक्सपेंडिचर दैट कुड बी एनीथिंग दैट शुड हैव बीन एडेड अप इन आइटम कॉन्फ़िगरेशन आइटम कॉस्टिंग। सी इतना तो आइटम कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया है। अब आता हूँ यहाँ आके फर्दर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ क्या कर देता हूँ, मैं अभी जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। ओके क्विट ये नहीं, यहाँ भी नहीं है, सॉरी यहाँ भी नहीं है। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आता हूँ, इन्वेंट्री में आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं आइटम टाइप में कंपाउंड डिस्काउंट टाइप में कंपाउंड टाइप कर देता हूँ और अब देखिए अलोकेट एडिशनल एक्सपेंसेस वोचर वाइज एनेबल कर देता हूँ। अलोकेट एक्सपेंसेस स्लैश परचेज टू आइटम्स वो भी एनेबल कर देता हूँ। शो आइटम करंट बैलेंस को एंट्री कर देता हूँ। यहाँ देखिए कैलकुलेट आइटम सेल्स प्राइस को एनेबल कर देता हूँ, उसका सॉर्टिंग ऐसे ही कर देता हूँ। अपलोड आइटम प्राइसेस फ्रॉम वोचर को एनेबल कर देता हूँ, अभी सेव कर देता हूँ। इतना सेव होने के बाद अब मेरे पास तो आइटम का सारा लिस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो रेडीली अवेलेबल है। अब यहाँ बल्क अपडेशन का काम नहीं है। मिसलेनियस मास्टर्स में आता हूँ, यहाँ आता हूँ मेरा कॉन्फ़िगरेशन टाइप, डिस्काउंट कॉन्फ़िगरेशन टाइप। डिस्काउंट का नाम दिया है मैं फेस्टिवल कंपाउंड में लिया है, 3 टाइप ऑफ डिस्काउंट्स लिया है। फर्स्ट वन विल बी परसेंटेज ऑन calculation to value to be calculated on item list price. Second will be percentage that value to be calculated on item price. Third one will be festival offer. वो festival offer that will be an absolute amount. इतना तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में हो गया। आप वोचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, यहाँ सेल्स इनवॉइस में आता हूँ, यहाँ आके 5 ऑप्शनल फील्ड्स को लेता हूँ। मेरा डिस्काउंट टाइप को मैं कर देता हूँ फेस्टिवल और यहाँ आर ऑटोमेटिक के लिए R+R- कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में कैश बार, क्रेडिट, ट्रांसपोर्ट, व्हीकल नंबर, GRR, LR नंबर, GR डेट इतना तो लेता हूँ। मेरे लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए इतना काफ़ी है। अब यहाँ आता हूँ, ऑलरेडी एक परचेस इनवॉइस तो डाल रख चुका है। अब परचेज कॉस्ट को अपडेट करना है, आइटम परचेज प्राइस को अपडेट, आइटम सेल्स प्राइस को अपडेट करना है इन अकॉर्डेंस विथ आइटम परचेज प्राइस। ठीक है, अब तो इतना तो नॉर्मल प्रोसीजर, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। ये जो अभी देख रहा है ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। यहाँ देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको देखिए मेरा माउस पॉइंटर, वो पर्टिकुलर एरिया में टैक्स रेट, टैक्सेबल अमाउंट, वैट ये सब भी आपको है। 13% में 39,547, ये देखिए 2,500 मेरा एडिशनल एक्सपेंसेस है। ये मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया है। वो ट्रान 1 ट्रान 2 में आप कहाँ से कहाँ तरफ, और कुछ भी आपको एडिशनल आइटम देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स आपको चाहिए तो आप देख सकता है, नहीं तो नहीं। मैं यहाँ कुछ नहीं दिया हूँ। अब आता हूँ, देखिए यहाँ मैं फर्स्टली सिलेक्शन कर देता हूँ इफेक्टिव प्राइस। देखिए अभी इफेक्टिव प्राइस क्या है, 73.01 है। परचेस प्राइस भी 73.01 है। देखिए थर्ड वन 376.11 है मेरा परचेस प्राइस, लेकिन मुझे एक्सपेंसेस तो लग चुका है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ आके इफेक्टिव, अब इमीडिएटली देखिए मेरा भी ब्राउन राइस 5 kg, थर्ड आइटम सीरियल नंबर 3, परचेज प्राइस है 376.11, लेकिन मेरा इफेक्टिव प्राइस है 399.57। ओके, अब मुझे मार्जिन कितना चाहिए, मार्जिन 22% चाहिए। क्यों 22%? क्योंकि 2% अगर मैंने 30 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं किया तो मेरा सप्लायर मुझे 2% पेनाल्टी डालता है हर महीने के लिए। अब 20% तो मेरा मार्जिन, इसके लिए मैं लेता हूँ 22%। दैट हैज़ टू कम आउट, एवरीथिंग हैज़ टू बी वर्कड आउट फ्रॉम दिस कंडीशन ओनली। अब इतना होते ही अब मेरा परचेस प्राइस तो हो गया। अब परचेस इनवॉइस, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्राइस तो हो गया, अब ठीक है यहाँ एक इनवॉइस डाल देता हूँ। ओके ठीक है, यहाँ आता हूँ आइटम वाइज सिलेक्शन कर देता हूँ। आइटम वाइज सप्लायर नाम तो विराज बोल के एक सन्ड्री डेटार क्रिएट कर चुका है। अब देखिए यहाँ ऑप्शनल फील्ड्स में मैं बोल देता हूँ, यहाँ क्रेडिट, ट्रांसपोर्ट उसका पर्सनल कार है, कोई नंबर, एक डेमो दिखाने के लिए मैंने एक नंबर ऐड किया है। यहाँ पे GR नंबर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये जा रहा है उसका पर्सनल कार से। देखिए आइटम तो ले लिया। अब देखिए डिस्काउंट 3 स्ट्रक्चर अब यहाँ से आने शुरू हो गया। फर्स्ट मैं देता हूँ 3%, बाद में कैश डिस्काउंट है, पार्टी अभी कैश नहीं देता, इसके लिए नई डिस्काउंट नहीं ऐड किया है। अब देखिए फेस्टिवल ऑफर इसके लिए 12 पीस के लिए 24 रुपीज़,
एक पीस के लिए नहीं है, 12 पीस के लिए टोटल क्वांटिटी का ऊपर एब्सोल्यूट अमाउंट है वो। अब ब्रिंजल्स देखिए, इसको क्या है, यहाँ 73 रुपीज़, इसको कैश डिस्काउंट 10% और कुछ नहीं है। अब देखिए उसको ब्रिंजल को टैक्स रेट 0% है। अब ब्राउन राइस 5 kg बैग 12 पीस, वो दो डिस्काउंट स्ट्रक्चर आपने देख दिया। अब देखिए चना दाल 12 पीस, डिस्काउंट 5%, कुछ भी डिस्काउंट कुछ भी दे दो, क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए जो पार्टी बना है वो सारा उसका उनका दुकान का जो काम चल रहा है, उनका दुकान का बिजनेस चल रहा है, उनका उसी का हिसाब से चलने वाला है। अब डिस्काउंट 3%। बिजी तो अपने लिए आप हर एक बात का, छोटी सी छोटी बात का भी ध्यान दिया है। अब देखिए यहाँ देखिए, ये आइटम में डिस्काउंट नहीं देता है, कुछ भी डिस्काउंट नहीं है, उसी हिसाब से सारा कैलकुलेशन आना है, वो बिजी ऑटोमेटिकली करके देता है आपके लिए। स्टैंडर्ड में बिजी क्या कर देता है आपके लिए, जो डिस्काउंट 3% में प्लस 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 का हिसाब से दिखा देता है, लेकिन हमें वो सारा डिटेल्स देखिए, बिजनेस में कितना ट्रांसपेरेंसी रहता है उतना एक होल्ड मार्केट। अब देखिए आपको इफेक्टिव प्राइस कैलकुलेट करने का टेंशन ही नहीं, बिजी ने ऑटोमेटिकली सारा इफेक्टिव प्राइस आपको बहुत आसान ऑप्शन से वो सारा रिस्क बिजी उठा लेता है। अभी देखिए यहाँ तो मैंने इन्वर्स डिजाइनिंग शुरू कर दिया है, यहाँ मैं फर्स्ट लिखता हूँ। देखिए सेकेंड लाइन अब जो आप देख रहा है इसको देखिए, CPI टूल ऑन ब्लैंक स्पेस 96 कामा BLH मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि देखिए BLH, अगर मैंने लिख दिया बिजी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया, मुझे इनवॉइस डिजाइनिंग में अलाइनमेंट टेस्ट करने के लिए नहीं होता है। कितना मैंने अंदर डाटा फीड करता हूँ उतना ही आ जाता है मुझे, लेकिन मेरा सारा ब्लैंक इनवॉइस का सारा स्ट्रक्चर जो है वो मुझे देखना है। फर्स्ट मैं कंफर्मेशन कर लेता हूँ क्या मेरा डिज़ाइन मेरा पेपर का विड्थ के अंदर है या नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ से मेरा सारा ब्लैंक इनवॉइसेस मैं देख सकता हूँ विदाउट फीडिंग एनी डाटा, मैं आसानी से देख सकता हूँ। अगर मैंने बिजी का फुट स्टेप्स ही फॉलो कर दिया, समझो कि BLH, F मैंने लिख दिया, अगर उसमें डाटा है तो वो दिख जाता है, डाटा नहीं है तो एक छोटे सा स्क्वायर बन के, एक वर्टिकल स्क्वायर बन के दिख जाता है। वो मुझे नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ बिजी को मेरा हिसाब से बिजी रिजल्ट देना है, बिजी का हिसाब से मुझे नहीं देना है, मेरा हिसाब से बिजी देना है। कस्टमाइजेशन यू हैव टू डू कस्टमाइजेशन टू दैट एक्सटेंट, बिजी शुड ओबे योर ऑर्डर्स। मैं ऐसे चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, बिजी मुझे वो आउटपुट देना है। वो हर बात के लिए आपको जाके कस्टमाइजेशन बोल के जाना नहीं है। थोड़ा सा आदमी जानते हैं कस्टमाइजेशन, लेकिन हर आदमी को कस्टमाइजेशन ऑफर करने के लिए नहीं होता है। एक बात, जेन्युइन सॉफ्टवेयर के लिए भी पैसा देना है, बाद में कस्टमाइजेशन के भी देना है। वो भी कस्टमाइजेशन वो करने वाला भी बोलता है उसको भी एक बार ठीक से कोडिंग ही नहीं आता है, वो करता ही नहीं है। अब मेरा दोस्त का ऐसे ही हो गया, उनका बहुत बड़ा कपड़ा दुकान है, वो पार्टी 4000 रुपया बोल दिया कस्टमाइजेशन के लिए, इन्होंने 4000 रुपये उसको पेमेंट कर दिया, और वित्त भरोसा क्या है, वो इमीडिएट पेमेंट वो कस्टम वैलिडेशन करके देता है। अभी 1.5 साल हो गया, पार्टी जो लिया है उसको ठीक से कस्टमाइजेशन भी नहीं आता है, और मेरा दोस्त का फ़ोन भी वो नहीं उठाता है, ऐसे हो गया है। ये बिजी ने एक्चुअली क्या है, ये कहा है कि मैक्सिमम कस्टमाइजेशन आप खुद का कर सकता है। इतना यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है ये, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ एक कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जो आपको होना है वो आपको करने का पॉसिबिलिटी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, इतना फ्लेक्सिबिलिटी बिजी ने दिया है। मैं टैली कॉन्फ़िगरेशन भी जानता हूँ, बिजी कॉन्फ़िगरेशन भी जानता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट बिजी में है क्योंकि मैं टैली में इतना इंटरेस्ट नहीं दिया हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा इंटरेस्ट बिजी में है। अब देखिए इतना तो हो गया, मैं बॉडी में आके यहाँ अभी देखिए 119 ब्लैंक स्पेस हो गया, यहाँ आता हूँ। अब देखिए आइटम अंडरस्कोर नेम टाइप कर देता हूँ, लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा अभी स्थिति क्या है, मैं 40 स्पेस ऑफर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा पास जो अभी अंदर आने वाला कंटेंट जो है वो ज़्यादा है। इसीलिए मैं अभी क्या करना है, आइटम नेम को एक लाइन से तोड़ के 2 लाइन में लेके जाना है। अब यहाँ से टाइप कर देता हूँ क्वांटिटी मैं लिख देता हूँ 10, उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस देता हूँ।
यहाँ देखिए टाइप कर रहा हूँ ब्लैंक, अल्फ़ाबेट के हिसाब से मैं सर्च कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्क्रॉल करके कैटेगरी वाइज वेट नहीं कर रहा हूँ। Alt F4 दबा देता हूँ, यहाँ आके अल्फ़ाबेटिकल सर्च कर देता हूँ, Alt P दबा दिया तो अल्फ़ाबेटिकल सर्च एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ आके मैं यूनिट टाइप कर रहा हूँ, या यूनिट बहुत सारा यूनिट्स आता है, स्क्रॉल डाउन करके अब यूनिट वही, अब जो स्क्रीन में देखा है आपने वही यूनिट को मैंने लिया है। अब ये एक स्टेज आने के बाद अब BLV, A टाइप कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ। अब मेरा टोटल ब्लैंक स्पेस विड्थ अभी कम हो जाता है क्योंकि मैंने इतना सारा स्पेस यूज़ करने के बाद अब बन जाता है 60। अब देखिए एक बार प्रिंट प्रीव्यू आके देखता हूँ, अब इवन विथ 136 स्पेस मेरे पास जितना है वो मटेरियल के लिए। अब आगे बढ़ता हूँ, अब देखिए ये तो मेरे लिए स्पेस तो कम हो जाता है। अभी मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है, मैं क्या करना है, मुझे अभी आइटम नेम को स्प्लिट करना है। तो मैं आपको डाटा मैनिपुलेशन से करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए नेम के बाद वहाँ एक कॉमा है, वाह सॉरी गलती हो गया, वो कॉमा नहीं आना है, वो सिंगल कोट नहीं आना है, एक्चुअली हैशटैग के बाद सिंगल कोट आना था। अभी ये गलती हो चुका है, फिर भी एक एक बार आप भी गलती करके इसका आंसर ढूंढ के निकालना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ तो बॉडी स्पेस तो अभी मैं क्या कर देता हूँ 20 स्पेस बढ़ा देता हूँ। अब एक प्रीव्यू देखेंगे क्योंकि कभी कभी मिस्टेक्स होता है, हमारा समझ में नहीं आता है। अब मैंने तो प्रिंट इफ एनी लिखा, इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन इफ एनी अगर हाई तो प्रिंट करो, नहीं तो छोड़ दो, वही उसका कहने का मतलब है। वो प्रिंट इफ एनी लिखने के बाद BLV, ये नहीं लिख सकता हूँ मैं, वो नहीं लिख सकता हूँ। जैसे कि आइटम टैक्स कैटेगरी का सामने आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो टैक्स समरी का बाद में, यही भी वो यहाँ भी वही केस है। अब देखिए फिर भी अब मुझे तो पता है मैंने गलती किया है, लेकिन अब यहाँ आपके लिए कुछ नहीं बोला है क्योंकि एक बार प्रिंट प्रीव्यू में आपको आके देखना पड़ेगा, तब आपको पता चल जाता है कि मिस्टेक्स हुआ क्या है। अब यहाँ ब्लैंक स्पेस यहाँ 60 से 80 कर देता हूँ क्योंकि बॉडी में भी 80 कर दिया, अभी मुझे नेचुरली हेडर में भी 80 करना पड़ेगा। अब हम यहाँ आके प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, यहाँ देखते ही अभी मुझे तो पता है। देखिए ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम किसके लिए हो गया, ये प्रॉब्लम इसीलिए हुआ क्योंकि देखिए वहाँ डालना था सिंगल कोट, देखिए वहाँ से सिंगल कोट हटा के मैं अभी देखिए L2 का मतलब क्या है, वहाँ हैशटैग L2 का मतलब वही आइटम नेम सेकेंड लाइन में उनसे प्रिंट करो। बिजी ने आपको अब एडवांस्ड मोड में क्या दिया है, आइटम प्रिंटिंग नेम आपको 60 कैरेक्टर्स दिया है। देखिए अभी ठीक हो गया। अब टैक्सेबल अमाउंट तो राइट को आना है हेडर पे, वो मैं भेज दूंगा। वहाँ भी एक गलती हो चुका है, वो गलती अभी बॉडी में पहला एक एक सेक्शन टिक करते आता हूँ। यहाँ आके अब वहाँ तो भूल गया था मैंने प्रिंट इफ एनी, क्यों प्रिंट इफ एनी डालना है वहाँ, क्योंकि अगर मैंने प्रिंट इफ एनी नहीं डाला तो हर आइटम के लिए एक सेकेंड लाइन ब्लैंक छोड़ते ही जाएगा। लेकिन हाई तो प्रिंट करना है, नहीं तो नहीं प्रिंट करना है ना। अब देखिए सेकेंड आइटम में कुछ नहीं है, अब देखिए 7th आइटम में कुछ नहीं है, फर्स्ट आइटम में है वो स्प्लिट होकर सेकेंड लाइन में आ गया। अब 3rd आइटम है वो स्प्लिट होकर सेकेंड लाइन में आ गया, 4th में नहीं है, 5th में है, 6th में देखिए जितना है वो उतना ही वैसे ही चला जाएगा। अब हेडर में आता हूँ, हेडर में मेरा गलती हो चुका है। यहाँ पे क्या हुआ है 80 स्पेस जगह दिया, जगह में कुछ प्रॉब्लम बन के आ गया है। यहाँ 20 है नहीं 80 स्पेस करना है। अब ब्लैंक स्पेस 80 करने के बाद अब यहाँ आके प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूँ। देखिए न्यू डिज़ाइन मैंने सिलेक्शन किया है, यहाँ आके अब देखिए अब टॉप वाई का ओरिजिनल कॉपी का वाई की और या सेकेंड आइटम लिस्ट में जो लास्ट राइट कैरेक्टर है देखिए सब एक लाइन में है। अलाइनमेंट तो हो गया, ठीक हो गया। अब मैं एक क्वेरी लिखनी शुरू कर देता हूँ, उसका नाम है वैट सेलेक्ट M.D1। इंडिया में D2 होता है लेकिन नेपाल में D1 लिखना पड़ेगा। सेलेक्ट M.D1 D2 M.D2 सॉरी मैं जो बोला है गलत रहेगा, वो दोबारा चेक करके देखते हैं। M.D2 फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एज M2 सॉरी नॉट, दिस इज नो क्वेश्चन ऑफ एज हियर। फ्रॉम मास्टर सपोर्ट एक स्पेस देता हूं बाद में M, वेयर M.master कोड इज इक्वल टू P.CM8 ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, वो सब क्वेरी क्लोज हो गया। अब नीचे लिख देता हूं एंड P डॉट एंड वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फर्क नहीं आता है, एंड P डॉट
master type is equal to 6. So p dot master type is equal to 6 from master 1 x space p. ठीक है, अभी एस बोल के मैं रेफर नहीं करता हूँ, वेयर p डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6, p डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6. ये नहीं आया क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, इंडिया में D2 है, नेपाल में D1 है. वो टेबल है, आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. देखिए अब मैंने टेबल स्टडी करके रखा था, फिर भी एक बार गलती हो जाता है. आप कंफर्मेशन कर सकता है, अगर कहाँ भी गलती हो गया तो गलती को ठीक कर सकता है. अब वेयर के बाद माउस पॉइंटर रख के एंटर दबा देता हूँ. अब वेयर के सामने लिखने शुरू कर देता हूँ, वेयर p डॉट कोड इज इक्वल टू, अब सब क्वेरी लिख देता हूँ. देखिए मुझे रिजल्ट कहाँ से आना है, मुझे ट्रांटो टेबल से प्रिंट होके आना है. t डॉट मास्टर कोड 1 इज सेलेक्ट t डॉट मास्टर कोड 1 फ्रॉम ट्रांटो t वेयर t डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू, नहीं गलत हो गया. वेयर t डॉट, नहीं ये गलत हो गया. अभी थोड़ा बैक जाना पड़ेगा, अभी गलत हो गया. नहीं, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, ये इसीलिए गलत हो गया, मेरा थिंकिंग गलत हो गया. वेयर टी डॉट वोचर कोड, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, टेबल को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रिंट को भेज रहा हूँ. वे टी डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ मैं प्रिंट को भेज रहा हूँ, इसके लिए इसे लिखना पड़ेगा वोचर कोड. एंड टी डॉट एस आर नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर @ वो @item SR नंबर @ वो वेरिएबल है. वो वेरिएबल क्या करता है, आपका इनवॉइस में आकर समझो कि मोर देन 128 आइटम्स इन ए सिंगल इनवॉइस, वो 128 को भी रीड करेगा. ये टी डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड क्या करेगा, टी डॉट मास्टर कोड 1 हर एक 128 या ज़्यादा हर एक का भी रीड करेगा, डाटा जो है वो रीड करेगा. ये इसीलिए इसे कंडीशन लिखना है. अब यहाँ न्यू डिज़ाइन में आता हूँ, यहाँ आके देखता हूँ, देखिए मेरा आंसर करेक्ट आ गया. देखिए अब टैक्सेबल अमाउंट का बाजू में आ गया, दो ब्रिंजल्स. अब आगे बढ़ता हूँ. अब देखिए दूसरा क्वेरी लिख रहा हूँ, वो क्वेरी का नाम है DISC, क्योंकि मैं अभी हर एक प्रोसीजर थोड़ा छोटा छोटा करके दिखा रहा हूँ आपको. अब देखिए मैंने स्टार्टिंग डायरेक्टली कोड लिखने शुरू कर दिया क्योंकि मिड ऑफ फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं. अब tranto.c1 बोल के लिखा था, देखने के बाद अब मैंने क्या किया, सबस्ट्रिंग फंक्शन में एसक्यूएल सर्वर में यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ये एक्सेस डाटाबेस है मैं जो यूज़ कर रहा हूँ. देखिए मेरा टाइटल में यहाँ देख सकता है EM डेमो कॉपी स्टैट रिलीज 273 and it is EM demo copy. So as it is being a EM demo copy, here I cannot use that substring function. Substring function is only suitable for enterprises SQL version. अब क्लाइंट सर्वर वर्जन के लिए अब यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम ट्रांटो वेयर ट्रांटो डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू, अगेन आई एम गोइंग टू राइट द सेम क्वेरी बिकॉज आई एम रिट्रीविंग द डाटा वेयर ट्रांटो डॉट नो सॉरी here I am retrieving the data from a table by name voucher vatsum item wise. That's the table name. Here what I'm going to write is select vg.item code from voucher vatsum item wise as vg where, now I'm continuing that, where vg dot voucher code, where vg dot voucher code that I have to write, where vg dot, I'm just thinking while creating a video, I'm just somewhere, it is not copying and pasting the data from someone's tables or someone what has earlier written. Say at the time of making the video I'm just thinking and at the same time I keep typing, so it's an instantaneous process. So sometimes I do make a mistake. Here select vg.item code from voucher vat some item wise as vg because it's a Nepali configuration. Whatever the value, whatever the name that has been given for the database, I have to copy the same database. In India we are using voucher GST sum item wise, that table name is being voucher GST sum item wise. Here instead of GST they have used VAT, that is the table name. And no, and has come second time, and here and shouldn't have come second time. That I will rectify that. It will give an error, definitely it will give an error if I have written nonsense. And there is no voucher GST sum item wise table name like voucher vg.voucher type is equal to 9, something like that. It is not there. Data are connected by a specific variables called voucher code. Now I'll go back. Let us check here in the
print out. Let us check print preview. When we are checking the print preview, here we do see now, see that discount, whatever earlier, now we saw the regular discount in that print preview. Now we are going ahead. Now I'm going to write one more query. That's simple. DISC AMT. Discount तो हमने दिया है already. Now we have given the discount. Now we are checking out that discount amount. Select. See, just tran2.c1. As I said earlier, I had reduced some of the steps here from tran2, where tran2 dot which type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to 2. Just like we write in India, the almost same procedure, because the software is same. There's some values, some tables, some data has been omitted, and somewhere it is omitted and somewhere it is added. New tables created, and it is rather simpler than Indian version. See, now we have that we are getting the value like this. Now what I do is, here just I will use a function called val_of. Val_of is basically, it's a type conversion function that was used, that is being used in Visual Basic software. So that will convert all the data that's there, and it will omit all the numerical characters. Whereas in SQL version, I have to use either translate or replace function. Instead of replace function, I do prefer to use translate function. Okay, now here I will write tran2.d4. That is the least rate multiplied by the value, whatever that we got it here. That is the value. Now it has to be multiplied by the quantity. It is for one piece. This is the discount obtained for one piece. Now everything has to be multiplied by the now it has to be multiplied into, it has to be multiplied, however that doesn't get changed. Now I will write tran2.d1. No, what is that? No, not needed. I think it's not needed. See, I am doing voiceovering after completing the video. At this moment I don't think that is needed. No, that is not the effective price. This is the what I am doing here, that is the calculation for doing effective price. But this is the mistake. That's what I did. This is not, I don't want effective price. Now this is what effective. Oh, okay, this is the discount. Okay, now it has to be multiplied by now it has to be multiplied by, yes, I don't need that. That is the discount, we got it per piece, and okay, this is the discount we got. Multiplied by absolute of tran2.d1. This is what discount we got. See, I see this, I said, see, I have altered that. See, this is the discount we got. Now I'm copying that entire thing. See, deducting from tran2.d4, it was not needed earlier. That's what I have omitted that. Later I have altered the query. See here, see, this is the query. Now this is what you have to write down in your configuration. Now the paste. Okay, now here query type has come as data type. Now I have to take it down to item details. Now I have to change it over to item details, because I want to print the result in my invoice. So to print my result in the invoice, I have to use that query type as item details. So now I'm going to add list price. Here there's a blank space of 52. Before that, I just write down SQL query name as this #NZB. ओके, अगर ब्लैंक है तो आना नहीं है कुछ. यहाँ लिखता हूँ नेम एज DISCAMT. ओके, ठीक है. Now I'm going to run this query. Okay, then I have to reduce 11 spaces from the blank spaces existing 52. I think 52 11 means it will come down to 41 space now. Now let us check with the print preview. Whatever the result that has come in the print preview, let us go through the result and let us check that. See, for every code written, you have to put a password. Otherwise, unauthorized people
See, this is the discount what we got, and this is the discount. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हमारा प्रिंट प्रीव्यू में आप एक बार तो देख लिया. अब दूसरा क्वेरी ऐड कर देता हूं यहां पे. अब यहां लिखता हूं DISC सेकेंड. Now again I'll go back to that tran2.c1, same case, same query, but mid of function will be starting from somewhere else. tran2.c1 from tran2, where tran2.ochotype is equal to 9 and tran2.rectype is equal to 2. अब रन कर देता हूं इस क्वेरी को. See, this is the answer. Now I don't want the 3PL plus. So whatever the value that is 0 pp in the first line, something like that, that is needed. So what I do is, now I'll go back to mid of function because it's an access database, and I will use mid of function here 5, 4. अब 5 से शुरू करके आगे राइट साइड पे 9 स्पेसेस मैं ले रहा हूँ, 4 स्पेसेस मैं ले रहा हूँ. देखिए यहाँ देखिए इतना तो आ गया. अब यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, वैल ऑफ फंक्शन यूज कर, टाइप कन्वर्शन फंक्शन यूज कर देता हूँ. वैल ऑफ और रिजल्ट का वैल ऑफ लेता हूँ. वैल ऑफ लेते ही वैल्यू ऑफ, वैल ऑफ लेते ही मुझे ब्लैंक है इसलिए आई डोंट गेट एनी आंसर. सो इट इज ब्लैंक. सो व्हाट आई डू इज into 1.00. I was thinking that something it will come with 0.00 because null is there and the null is not being represented as an integer. So null value is there. Now it has been saved. Now I have to go back and from I will copy that. I have to copy the subquery. I have to copy the subquery and paste it over there. Replace. Now you can see it on the screen. Whatever that scene on the screen I have replaced. अब यहाँ देखिए you can give a password for your query right now. Query type is direct SQL for viewing. Now I have to take it for printing. So query type I will get it converted to item details. Because I'm going to print it at item body, so I have to select it as item details. Whatever that is value here in the item information field, at the back end there is a loop written over there. Busy has written a loop over there. So you need not mention in depth. You just mention it for one item. And that loop when executed along with the item, it will print all the detail that is associated with it. But I don't know how to do it properly with the item parameter details. I have failed it over there, and item serial number also, क्योंकि मैं उतना तो जानता नहीं. जितना मैं जानता हूँ उतना तो मैं सिखा रहा हूँ. अब इतना तो हो गया. #NZB I am writing only because I don't want to print 0.0.0 every time, because whenever there is nothing, it will keep on printing 0.00 for the null values, so which I don't want. So now let us check with the print preview. Let's go back. Let us check with the print preview. Here in the print preview, if I check it now, it will be DISC and done. Okay, now discount has come. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. अब कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा. अभी यहाँ देखिए यहाँ तो आ गया ऑलरेडी, क्वेरी तो लिख के आ गया था. यहाँ अभी NZB अब यहाँ लिखता हूँ SQL क्वेरी नंबर टाइप, नेम तो लिखता हूँ CD अमाउंट. ठीक है, यहाँ लिखता हूँ 10. अब इसके बाद एक कैरेक्टर लेता हूँ BLV कमाई, एक कॉपी लेता हूँ, यहाँ CD अमाउंट के बाद लिख देता हूँ. अब हो जाएगा 11. अब ब्लैंक स्पेस में 21 कर दूंगा. अब ब्लैंक स्पेस में 21 आ जाता है. अब 21 तो आ गया है. ठीक है, कोई बात नहीं. अब यहाँ आता हूँ अल्फाबेटिकल Alt P दबा देता हूँ, या अंडरस्कोर प्राइस लिख देता हूँ, डायरेक्ट लेता हूँ, एंटर दबा देता हूँ. यहाँ प्राइस तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 16, यहाँ मैं लेता हूँ 10 के बाद BLV का मैं ये पेस्ट कर देता हूँ 11. अब आई विल हैव ओनली ए 10 कैरेक्टर ब्लैंक स्पेस. अब यहाँ तो मेरे पास है 10 कैरेक्टर का ब्लैंक स्पेस. अब
whatever the value I got it here is a query written for CD amount. ओके, अब यहां आके मैं प्रिंट प्रीव्यू में एक बार देखता हूं. अब देखिए सीडी तो नहीं है, सीडी अमाउंट कैश डिस्काउंट नहीं है, पार्टी ये क्रेडिट में ले रहा है, इसके लिए कैश डिस्काउंट नहीं है. अब अमाउंट भी नहीं है. अब यहां होता है क्या है, हेडर में आके मैं लिखता हूं. मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं दिखाया है, क्योंकि अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाते चला जाता हूं मेरा वीडियो का टाइम भी ज़्यादा लगता है और आपको मोर देन 2.5 आवर्स हो जाएगा वीडियो. इसके लिए कट करके कितना आपको मैं ध्यान दे सकता हूं उतना तो दे चुका हूं. यहां पे अब नीचे का लाइन में लिख रहा हूं कैश डिस्काउंट, यहां आके लिख देता हूं 21. इसके बाद मुझे प्राइस का लिखना पड़ेगा. अब ब्लैंक स्पेस में आता हूं, यहां आके 21. अब यहाँ पे मैं लेता हूँ पेस्ट, डिस्काउंट का जगह में वो BLV कमाई है वहाँ से कट कर कभी इधर लेफ्ट को लेता हूँ. वो DISC का जगह में मैं लिख देता हूँ प्राइस that I have obtained after deducting all the discounts from list price. Price is the value before adding VAT. प्राइस यहाँ मैं लिखूंगा rupees.ps. मैं स्टार्टिंग से नेपाल का करेंसी कैरेक्टर मैं ले सकता था. मैंने लास्ट टाइम एक बार बरहा कालिदास फॉन्ट लिया था. मुझे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेपाल का पता नहीं है, इसके लिए मैंने करेंसी फॉर्मेट नहीं लिया है, करेंसी कैरेक्टर नहीं लिया है. वो भी आप ले सकता है, बिजी तो आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है. अब इसका नाम तो ब्लैंक स्पेस से हटा के मैं यहाँ लिख रहा हूँ फेस्टिवल ऑफर. वो भी रुपीस पे होगा वैल्यू. फेस्टिवल ऑफर rs.ps. ऑफर यहां अब हो गया. यहां होते ही अब मैं एक बार सेव कर रहा हूं. अब प्रिंट प्रीव्यू में आके देखता हूं. अब देखिए मेरा सारा जो है फेस्टिवल ऑफर यहाँ कुछ नहीं दिया, वो वैल्यू फीड नहीं. अब आगे बढ़ता हूँ. यहाँ क्वेरी लिख देता हूँ सेलेक्ट, सेम वही tran2.c1. अब मैं लेता हूँ राइट साइड से लेता हूँ, या मिडा फंक्शन भी मैं यूज कर सकता हूँ. आपका जो आइडिया है वो आइडिया को आप वेयर tran2 डॉट जो टाइप इज 9 एंड tran2.rect टाइप इज 2. अब सारा डिस्काउंट स्ट्रक्चर आपने देखा है वो तो आ जाता है. अब इसमें मुझे क्या है, राइट साइड से मुझे 4 पीस काटना है. अब मैं ये लिखता हूँ राइट ऑफ (4). अब मुझे क्या है, एक्सट्रीम राइट से 4 स्पेसेस कट होके आ जाता है. अब मैं विजुअल बेसिक का टाइप कन्वर्शन फंक्शन यूज कर देता हूँ. वो वैल ऑफ फंक्शन, वो टाइप कन्वर्शन होता है वैल ऑफ. वो कैपिटल लेटर में लिखो, स्मॉल लेटर में लिखो, कुछ रहे. बेसिकली बिजी तो विजुअल फैमिली से लिखा है आप, इसलिए ये टाइप कन्वर्शन फंक्शन से मुझे आ गया इतना इनटू एब्सोल्यूट ऑफ tran2.d1. क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का हिसाब से ये क्या है, तो जो बाहर जाता है आइटम वो एक्सपेंसेस बन जाता है. आइटम का लिस्ट में वो क्वांटिटी लेस होना है, इसके लिए माइनस किया है बिजी ने. अब वो माइनस को लिख दिया तो ये आंसर माइनस बन जाता है. इसके लिए हमने क्या कर रहा है, एब्सोल्यूट फंक्शन ले रहा हूँ मैं. अगर मैं एसक्यूएल सर्वर में यूज़ करता था, मैं साइन ऑफ बोल के एक है उसका साइन मैं लेके कर सकता है ये, लेकिन यहाँ तो इसे उतना करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता है. ये तो बैक एंड तो डाटा तो माई एसक्यूएल का है, लेकिन माई एसक्यूएल का ये सारा एसक्यूएल का सपोर्ट नहीं करते. जो एक्सेस कितना प्रोवाइड करता है उतना ही डिटेल्स बिजी यहाँ प्रोवाइड करता है. लेकिन आपको बिजी का सारा मज़ा लेना है, आपको एंटरप्राइजेस सिंगल यूज़र एंटरप्राइजेस एडिशन ले लो. आप जो बोलता है वो काम आप बहुत सारा पैसा बचा सकता है.
एक्सेस डाटाबेस में देखिए एक सिंपल केस कंडीशन नहीं चलता है, IIF फंक्शन नहीं चलता है, रिप्लेस नहीं चलता है और ट्रांसलेट नहीं चलता है, ऐसा ये एंड ऑफ मंथ फंक्शन नहीं चलता है। जो हमारा तुरंत कैलकुलेशन के लिए चाहिए वो सब नहीं चलता है। इसके लिए आपको किसी का सारा मज़ा लेना है, आपको लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड एंटरप्राइजेस। अब नॉर्मल यूजर्स के लिए इतना काफ़ी है, बिजी ने जो दिया है सोच के समझ के करके दिया है सॉफ्टवेयर, इतना काफ़ी है बस। नॉर्मल यूजर्स के लिए ये चाहिए, अगर ज़्यादा फ्यूचर चाहिए इससे वो सॉफ्टवेयर बेटर है। जैसा कि आपको होटल में जाके प्लेन डोसा खाइए, मसाला डोसा खाइए, मसाला डोसा का टेस्ट अलग रहता है, प्लेन डोसा का टेस्ट नॉर्मल रहता है। आप देखिए अब CDA अमाउंट तो हो गया, CDA अमाउंट होने के बाद अब मैं दूसरा क्वेरी ऐड कर रहा हूँ, उसका नाम होगा BS, ये बिल सेंट्री। यहाँ लिखता हूँ मेरे पास जो बिल सेंट्री आप बनाते हो वो बिल सेंट्री ऑटोमेटिकली आपको प्रिंट होके आना है, इसीलिए मैं यहाँ लिखने शुरू कर देता हूँ सेलेक्ट, सब क्वेरी लिखने शुरू करता हूँ। अब उसके बाद सेलेक्ट m.name फ्रॉम मास्टर 1m वेयर, वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ फ़र्क नहीं आता है, फिर भी एक प्रोसीजर जैसा मैंने बना रहा हूँ, वेयर m.code is equal to t dot master code 1 from start to t, एक स्पेस जोड़ के t, comma sum of t dot value 3 t dot value 3, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद वेयर t dot voucher type is equal to 9 and t dot rect type is equal to 3, ये इंडियन स्टाइल। अब यहां भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिल सेंट्री तो एक ही है क्योंकि आपने लिया है आइटम वाइज टैक्स कैटेगरी, आइटम वाइज टैक्सिंग, आइटम का साथ ही टैक्स जुड़ के आता है, इसलिए ऐसा आ रहा है। वेयर टी डॉट वॉचर टाइप, अभी इसको मुझे प्रिंट को भेजना है, तो प्रिंट को भेजने से पहला यहाँ क्या करना है, यहाँ तो ग्रुप बाय कमांड तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सम ऑफ टी डॉट वैल्यू 3 इज एन एग्रीगेट फंक्शन। जब सम हमने ग्रुपिंग में बुला देता है, जब हम सम का क्वेरी कर देते हैं तब तो ग्रुपिंग करना जरूरी है। अब देखिए ये कंडीशन में सिर्फ राउंड ऑफ ही है, अगर दूसरा कंडीशन में फ्राइट रहेगा, अगर और कुछ टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स, ऐसा कुछ आज नहीं तो कल आने वाला रहेगा नेपाल में भी, इसीलिए यहाँ तो क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा। वेयर टी डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड @ बस इतना लिख दिया तो आगे का कंटिन्यूएशन यहीं पे है। एंड सॉरी उसके सामने, क्योंकि वो तो बिल सेंट्री में आने वाला है, वहाँ तो बिल सेंट्री सरनेम में SR नंबर लेना पड़ेगा, BSSR नंबर @ BSSR नंबर @ इतना लिखने के बाद अब मैं इनवॉइस डिज़ाइन में जाता हूँ, यहाँ आके बिल सेंट्री इंफॉर्मेशन का जगह पे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ सिर्फ कंडेंस ऑफ I will take the blank space as 136. But before that, here I have just mentioned as यहाँ BS semicolon row is equal to 1, column is equal to 2, क्योंकि I have the value of that particular bill sundry. So at column is equal to 2, second column. Now blank space 124. Okay, now we will start from here. Then B will become a A. Now it will become 123. Blank space become 123. 123. Now I will go back. I will press Alt F4. From the bill sundry, I will select bill sundry basis, that is percentage. Then bill sundry how much percent? That is 117. Now how much shall be the bill sundry percent? For that, from here I will pick bill sundry percent. Then at the rate, now you can see it on the screen, I will take a 3 character space. Here it is basically provided 1 character space, but I have provided 3 character space.
and then discount name bill sundry name, that name I can take it from here or directly I can write it from my SQL query. Actually I have written a SQL query for that. BS is the SQL query covering the name of that. इसके बाद I have to mention add or subtract, add slash subtract. I will take it from here so that blank space now will come to 70. It will come to 70. Okay, now let us check our print preview. See now, अब आगे बढ़ते हैं. अब बिल सन्ड्री तो आ गया, क्योंकि यहाँ इनवॉइस डिजाइनिंग में बिल सन्ड्री इंफॉर्मेशन जो लिखा है आपका बॉडी का नीचे, वहाँ बैक एंड में बिजी ने एक लूप लिखा है. इसके लिए मैं यहाँ रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 इतना लिखा तो बस, नहीं तो मुझे रो इज इक्वल टू 2 कॉलम इज इक्वल टू 1 लिखने का जरूरत नहीं है. अब मैं लिख रहा हूँ टैक्स समरी. टैक्स समरी ये इंडियन सिस्टम नहीं है, ये थोड़ा अलग सिस्टम का टैक्स समरी है. अब मैं जाता हूँ डायरेक्ट ट्रान टू टेबल से. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रान टू, स्टार फ्रॉम ट्रान टू where tran2 dot ocher type is equal to 9 and tran2 dot type is equal to 2. अब इतना लिखने के बाद अब रन करके देखता हूँ. रन करते ही सम ऑफ tran2 dot d11 वैल्यू 3 कॉमा सब ऑफ tran2 dot D11 अब ग्रुप में एक कंडीशन यूज करना है. अब टैक्स रेट के हिसाब से इसको ग्रुप करना पड़ेगा. अब मुझे होना है एक tran2 डॉट D12 होना है. अब इतना लिखने के बाद इसमें तो सारा तो मिक्स होके आ गया. मैं यहाँ ग्रुपिंग नहीं किया, इसके लिए ऐसे आया है. तो अब लिखता हूँ ग्रुप बाय tran2 डॉट D12. tran2 डॉट D12 होता क्या है, वो टैक्स रेट. ऑर्डर बाय tran2 डॉट D12 डिसेंडिंग सॉरी. अब तो आ गया. अब इतना होने के बाद इतना तो हो गया है. अब tran2 डॉट D12 कॉमा अब इतना तो सेव हो गया. सेव होने के बाद एक बार एग्जीक्यूट करके देखता हूँ. देखिए अभी मुझे टैक्स परसेंटेज मिल गया, टैक्सेबल अमाउंट मिल गया, टैक्स मिल गया, इतना तो मिल गया. अभी मैं क्या कर देता हूँ, सेम आंसर को मैं बाहर प्रिंटिंग के लिए लेके जाता हूँ. अब वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ voucher code @ अब आगे बढ़ता हूं. इतना होने के बाद अब यहां आता हूं, नीचे टाइप कर देता हूं cptotal ऑन एंड cptotal ऑफ. इसका बीच में अब मैं स्टैटिक टेक्स्ट ऐड कर रहा हूं यहां पे. cptotal ऑन cptotal ऑफ. यहाँ बीच में मैं स्टैटिक टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, टैक्स रेट, उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट BLV कमा ए के बाद टैक्सेबल अमाउंट 12 कैरेक्टर का स्पेस.
उसके बाद टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट, अब आ रहा हूँ यहाँ पे, हाँ BLV का मैं ये लिख दिया, बाद में लिखता हूँ टैक्स अमाउंट, सिर्फ टैक्स लिखा है बस, कोई बात नहीं, अमाउंट तो नीचे ले लूँगा। बाद में जो टैक्स कलेक्शन किया है वो वैल्यू आना है। यहाँ तो मैंने HSN कोड का ऐसा इम्पोर्टेंस नेपाल को नहीं दिया है, क्योंकि नेपाल में इतना ज़्यादा। अब देखते शुरू कर देता हूँ, CPA ऑन, CPA ऑफ, रिजल्ट ऑफ दैट क्वेरी एज, यहाँ नेम में लिख दूंगा टैक्स समरी, टैक्स समरी, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1। कॉलम इज इक्वल टू 1, यहाँ तो 10.2 दिया है, क्योंकि मुझे टैक्स रेट तो बहुत ज़्यादा 8 पे कैरेक्टर के लिए आता है, लेकिन हेडर में लिखने के लिए ऐसे किया है। अब सेम कॉपी करता हूँ, करके बाजू में राइट साइड में लिखता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ कॉलम नंबर इसको तो 1 से कॉलम 2 कर देता हूँ, और स्पेस फ्रॉम 10 कैरेक्टर्स टू 10 इंटीजर टू 12 इंटीजर। ये तो टैक्सेबल अमाउंट हो गया। अब तो सेव कर देता हूं, एक बार प्रिंट प्रीव्यू आके देखते हैं। अब देखिए हमारे पास तो एक लाइन तो आ गया, अब एक लाइन आने के बाद हमारे पास दूसरा लाइन भी आना है और तीसरा चौथा भी आना है। अब इतना आने से ठीक है, अभी अब देखिए हमारे पास तो आ गया, इतना तो प्रिंट आउट में आ गया, क्योंकि हमने रो इज इक्वल टू 1 कॉन्सेप्ट से रो इज इक्वल टू 2, रो इज इक्वल टू 3, रो इज इक्वल टू 4 भी ले लिया। लेने के बाद जो आना है वो सारा डिस्काउंट्स तो वहाँ दिखा दिया। कॉलम नंबर 1 के लिए 1 ही रहेगा, सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो में। आप देखिए नीचे, अब जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ टैक्स अमाउंट, यहाँ लिखूंगा टैक्सेबल का जगह पे सेकेंड लाइन में अमाउंट। अब थर्ड लाइन, सेकेंड लाइन में टैक्स रेट, वो तो सही है, वो तो टैक्स रखूंगा, नीचे में लाइन में टैक्स रेट रखूंगा। अब हो गया। अब होने के बाद अब यहाँ लिख रहा हूँ हैशटैग NZB, ये तो कहाँ भी लिखा नहीं है, क्योंकि ये गलती से भूल गया था मैं। अगर वो आंसर इफ द रिजल्ट ऑफ दैट क्वेरी appears to be 0 then I don't want to see 0 on my printout, I want to see blank. So for that what I do is wherever that 0 does come, I'll just put hashtag NZB, इतना तक कर दूंगा। तो इतना करने से मेरा सारा NZB प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखिए अब जो देख रहा है आपको नॉन जेड NZB, अब NZB हो गया। अब सेव कर देता हूँ यहाँ पे। सेव करने के बाद एक बार प्रिंट प्रीव्यू में चेक करके देखता हूँ। अब तो इतना तो आ गया है। अब इतना होने के बाद अब देखिए हम प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, सारा डिटेल्स इतना तो प्रिंट प्रीव्यू में आ गया है। अब न्यू डिज़ाइन में आता हूँ, बॉडी में आता हूँ। देखिए जैसे मैंने कहा कॉन्सेप्ट
रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 2, वो सारा वैसे ही आ चुका है। ओहो ये काटना है, ये गलत होगा। हाँ अब क्वांटिटी ग्रैंड टोटल, अब क्वांटिटी के लिए अब दे रहा हूँ। अब प्रिंट व्यू में दोबारा आके देखते हैं, यहाँ आके देखते हैं, यहाँ अब मिल जाएगा क्वांटिटी ग्रैंड टोटल। यहाँ देखिए क्वांटिटी का सामने अमाउंट ग्रैंड टोटल होके आ गया, क्वांटिटी के सामने क्वांटिटी ग्रैंड टोटल बोल के प्रिंट होके आ गया। इतना आने के बाद इतना तो आ गया है, ठीक है। अब जो चाहिए था वो तो आ गया है। अब और एक क्वेरी लिखता हूँ, ओके ऑलरेडी एग्जिस्ट, एक ये क्वेरी को छोड़ देता हूँ। अब ओके क्वेरी को देखता हूँ, वो कुछ नहीं, वो तो सिर्फ अब F8 दब मार के उसको हटा देता हूँ। हटा के नया क्वेरी लिखता हूँ, VRL, कुछ भी नाम आप दे दो, वही नाम पे आपका रिजल्ट को जब प्रिंट आउट में के लिए सेम नाम में बुला दिया तो बस सम ऑफ, अब लिख रहा हूँ tran2 डॉट वैल्यू 3, tran2 डॉट वैल्यू 3 कामा सम ऑफ tran2 डॉट D11 एंड एक बार D11, सिर्फ दो सम ले रहा हूँ। अब देखिए वो तो एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू 3 में अब अंदर भी ले सकता है या बाहर भी ले सकता है। मैं बाहर से लेता हूँ, कोई ये बात नहीं होता, नहीं एक्चुअली लेना नहीं है। अगर कुछ प्लस आ गए तो सम को tran2 डॉट अगर लेना है तो लेना ही था, कोई बात नहीं। अब 16,751.46 ये अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है, एंड वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड। यहाँ मैं ग्रुपिंग करने नहीं करता हूँ क्योंकि आई वॉन्ट एब्सोल्यूट अमाउंट। सो हियर माई क्वेरी टाइप विल बी ग्रैंड टोटल इन्वेंट्री, बिकॉज आई वॉन्ट gross amount of taxable amount and what is the tax collected in that particular, belonging to that particular invoice. So as such here just I will select CPA tool, on CPA tool off, then the first one will be, the 10 characters will be blank, because there is no question, there is no meaning at all in adding tax rate. Tax rate is not at all addable. Then BLV comma A, इतना होते ही now I will put BLV comma A in capital letters, box line vertical automatic, that's the meaning of that. Then the query name has to come, the row is equal to 1, column name VRL, semicolon, row is equal to 1, semicolon, column is equal to 2, sorry, column is equal to 1, in this particular case column is equal to 1. Again then I will put BLV comma A, this is the taxable amount, and then I have to give the grand total of tax collected. In the next column will be same, I will be copying the same but instead of column number 1 I will take column number 2. Here it will be column number 2, and that gives me the column total. Okay, now let us check with the print preview. Okay, here in print preview the total comes down to be same 16,751.46, and then it comes, आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे। अब now header portion that had it was earlierly designed, now see, now I have blank space of 42 characters. Now what I do is I have just put font 18 on and font 18 off. Okay, oh that was 42 space, font 18 on and font 18 off. Here in that what I do is I'll select company name. What I have to do is 23. There is something wrong, I think.
it is wrong. See, what I do is, see here, I have to go back for a second. There is a particular calculation. I will show you the calculation right now. Here I have to go back. Then what I have to do is, see, that is font on, font off. Now italic on and italic off. Okay, italic on, italic off. So now it is 23. Why it is 23? CP12 on, CP12 off. Here I will write company address to line 48, then will be comma A, then I have to mention, okay, copy 2. But why I have taken that 23 character space? See, it is provided 48 characters. Actually, that is font 18 is 180 times thicker than font CP12. So CP12 provides me a space of 48. So that 48 has to be divided by 1.8. When that divided by 1.8, it will be giving me 23 character space, 23.33. I have omitted that 0.33, so I have taken 23 case. 48 divided by 1.8. So that is the reason. Quarter line once, I will put quarter line once. If that no address is not readable, I think, then I will put once again quarter line. I have to add little by little space. See, now this is the case. So now everything has come within the limit. Now what I do is, I have to use a bold font. I will go to header once again. Here I will use font 18 bold on, then font 18 bold off. But it is not data font on, so it is just font 18 on, font 18 off. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अब इतना सारा एड्रेस, कस्टमर, बोल्ड, पार्टी, ये सब यहाँ मैंने लिखा है. After 48, see, I am adding invoice number, comma 18, comma L. Then I will add a colon with a space of 3 characters, alignment, center alignment. Okay, so I will copy that. Everywhere I am going to put that only. Later I will change it accordingly. Here invoice, I will make it invoice date, and in the third line I will make a transaction type. So cash bar credit, I have to make not transaction, yeah, that is cash / credit / credit. Then in the fourth line I will make it as payment terms. Then I will make it as payment terms. That will give me due date, payment terms, and then that will be this one. After payment terms, no, it is payment terms enough. Okay, then again it will come down GR number. Here GR number, GR/RR/LR number. Same, next column will be GR/LR/RR date. RR date. Next one will be RR date. Next one will be transport. Okay, then the last one. Now here transport. After transport I have to put, now there is a need to put vehicle number. Transport, then I need to put transportation. No, I should have mentioned it as transport. Okay, done. Now let us check with the print preview. If we check with the print preview, okay, now this is the design structure. Now I'm going to add one more query here, the query, SQL query, and that query is name. I'm giving it as dates. See, here I'm not finding any Nepali date. I'm just directly taking Indian date. Select
tran3 dot date tran no so I mean to join. Okay, it's okay. Tran1 dot date from tran1 where tran1 dot voucher type is equal to 9. It's okay. It gives me the invoice date. This is the invoice date. Okay, now instead what I do is I want to join those two tables. Instead of doing that, I could have done it directly from tran3 table, but I want to inner join tran3 inner. Okay, inner join could have been done. Okay, left join tran3 on tran1 dot master code 1 tran3 dot master code 1 is equal to tran1 dot master code 1 is equal to tran1 dot master code 1 and in the last line tran3 dot voucher type is also equal to 9. Tran3 dot voucher type is also equal to 9. Okay, now let us run the query. It's for viewing purpose. Now the query type is being selected as, and tran1 dot voucher code is equal to tran3 dot voucher code and is equal to tran3 dot voucher code. Okay, now let us execute the query. Save, query saved. Now let us execute the query. It gives me the date. Okay, now I have to get the comma tran3 dot due date because tran1 table doesn't give me tran3 dot due date. So now the due date for that particular party of belonging to that voucher, now it has come down to 15/4. Okay, now I'll use a format function. Here this is Access database. For those busy cloud users, they have to write it like this only. M corresponds to month, 3 characters of the month, and DDD 3 times corresponds to date belonging to a weekday name. Here also same format of tran3 dot date comma double quote, but for SQL users they have to use convert function or cast function, convert function dd, or they can use date and as well as concat function, date name function that they can use. It depends upon their writing skills, query writing skills. It's okay. Now what I do is I have to take it for printout. So where it has to come, it has to be printed at the header. Now in the last line I will just insert one more line. Now I will write tran1 dot voucher code is equal to voucher code at the rate. Okay, and here voucher header inventory. That's all written. Now I'll go back to invoice designing. Now I'll come back to header. Here in the header I'll just mention as simply for invoice date it will be dates, query name will be dates and column number 1. For transaction for payment terms I will use it as column number 2. Here I will write it as name we shall be, now the query type should be text only, semicolon, row is equal to 1, semicolon, column is equal to 1. Here I need 20 characters or 18 characters, whatever that is available you can write. Now naturally I will write it here as 26 character. Now I can copy down this query. I will paste in front of payment terms, that is the 3 lines below that 4 lines below that. Here no, that is invoice date. Okay, oh I missed invoice number. Instead of invoice number I got the value at invoice date as invoice number. That is the mistake now done. I will correct that mistake. See, this is the mistake done. Invoice number and invoice date, they have become same. Now what I have to do is just I have to change the query type, query column value, and for the invoice number I have to put invoice number. Here voucher optional field 1, voucher optional field 1, that is for cash or credit type. Okay, so I cannot hold 30 characters. Now it is 20 characters enough. Okay, now
For payment terms, here the query will be 2, column number will be 2. That has to be 2. GR number optional field, invoice number I have to select voucher bill number from here. Voucher bill number from here. It's okay, 25 characters, okay, no problem. At this stage, let us check the print preview. Now I got proper invoice number, invoice date. Now after that, now I will insert one more line at header. So planning to add something. Here query name will be Fox. It is credit limit, sorry. Query name will be credit limit. What I write here is simple. Select M2 M.D1 from master 1M, where master 1 dot parent group is equal to 116, where M dot parent group is equal to 116. Simply I will write it. Sorry, it's in 116. Just I wrote it as 116. I could have written it as 117 also, because there's no meaning at all in printing it in 117. संडे क्रेडिटर में मेरा वो पार्टी मुझे कितना लिमिट दिया है बोल के मेरा सेल्स इनवॉइस में लिखने का जरूरत नहीं रहता है. इसके लिए व्हाट आई डिड इज देयर इज नो मीनिंग एट ऑल. m dot code is equal to select t dot master code 1 from tran 1, code 1 from tran 1 where tran 1 t, where t dot voucher code is equal to at the rate voucher code at the rate and t dot voucher type is equal to 9, and t dot voucher type is equal to 9. Enough. Now I will close the query. Now okay, save it as voucher header inventory. Okay, now I will here see. Now you see I have shown credit limit. Now credit limit, that query has been written over there and shown. So what I do is I'll come back here. So credit limit here, instead of left I will make it right. Okay, then here invoice limit, I will take that amount grand total. I will directly take it from here, amount underscore grand total. Okay, grand underscore total. Okay, now that is okay. 27.2. now it is left. Otherwise I have to provide blank spaces over there. I will have a problem with alignment. So now these two things are written. Now they are very clear. Now invoice grand total is 18,417. where अब आगे बढ़ते हैं. अब इतना लिखने के बाद अब तो इतना तो हो गया. अब व्हाट अबाउट माय बिलिंग लिमिट. बिलिंग लिमिट क्या होता है? ब्रिंजल्स, यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्रिंजल होना है, ब्रिंजल्स हो गया है, कोई बात नहीं. मेरा तो इंग्लिश ग्रामर क्लास नहीं है. अगर कुछ थोड़ा गिड़ा मिस्टेक स्पेलिंग गिलिंग हो गया तो आप एडजस्ट करके कर लेना है, क्योंकि दिस इज नॉट ए ग्रामर क्लास. स्पेलिंग मिस्टेक तो होता है. ब्रिंजल्स, ब्रिंजल आई शुड हैव रिटन. इट्स ओके, समथिंग. ओके, ये तो शॉप का है, बिकॉज सी एट कमर्शियल लेवल we are not bothered about our spellings or some grammar mistakes. That is because see we are sitting for earning. Now I will go to write a new query where that gives me the credit limit, actually the billing limit. Now I'll write it as f2.d11 plus f2.d12 plus f2.d13. I will continue it up to f2.d22. Okay, I will copy this. Now plus f2.d14. Now here f2.d11 correspond to all the purchase, all the sales done during
the month of April. That is, in this particular case, the financial year begins from April, so you can consider this as the first month of the financial year. Namely, in India, it will be on April. But if you go to Fiji or some other countries where I did configuration, some other country I have forgotten, from African country or something like that, I have forgotten actually. There in that particular SQL coding, Kenya, I think somewhere there that comes to 1st of January. So in this particular case, f minus f2 dot d11. So what I am doing is here minus of here m2 dot m dot, what I write here is this is another. Here I will start it from f2 dot d23. These are the purchases done, minus f2 dot d11 because the opening stock, because of the opening stock. Aggressive total value f2 dot d30 plus f2 dot d31 plus f2 dot d32 plus f2 dot d33. f2 dot d32 corresponds to the month of January, plus f2 dot d33 sorry, plus f2 dot d34. d34 closes. That's all. These are total purchases. Then from that sum you have to reduce this sum. Now everything should come within 2 brackets, and here I will write okay, f2 dot no, it is not d1, it's wrong actually. So f2 dot d1 is not that case, particularly that is m2 dot d1 or m dot d1. Inner join, no, it is not tran1, man, I made a mistake here. It is not tran1. No, it is not tran1. Inner join master1. Here on master1 dot code is equal to f2 dot master code. Here f2 dot master code. Now code, code, okay. Even at the first line below the second, that's a mistake. It cannot be f2 dot d1, where and master1 dot parent group in 116. Group is equal to 116. Now joint expression not supported. It is not and, where I should have to use where clause. Now it is okay, but there is a mistake because f2 dot d1 is 0 in this particular case. Here that is m2 dot d1, master1 dot d1. Okay, now that the answer comes to, it is master1. I just wrote as master. Now okay, now it is comes highest. This is the limit. This is my actual credit limit. This is not actual credit limit, it's billable limit. Now okay, now I have to take it for printing. What I do? Again I will use the same footsteps, where master1 dot code is equal to. Why do I write like this? It's a simple question. If A is equal to B, and if some say y is equal to b, then b is also equal to a. Similarly, अगर मास्टर वन में कोड है और इसी कोड से ट्रान वन टेबल में बिलिंग होता है, तो ये लॉजिकल है, क्योंकि ट्रान वन का कोड जो जाता है वहाँ पे बिजी ने ऐसा कोड लिखा है, जो सेव बटन, सेव बोल के आप कमांड बटन प्रेस करते हो, वो फॉर्म का कमांड बटन वो एक्चुअली डायरेक्टली लिंक टू ट्रान वन टेबल, ट्रान थ्री टेबल, ट्रान टू टेबल इज, और वो जो जीएसटी सम आइटम ऐसा आइटम डिस्क्रिप्शन ऐसा सारा टेबल को जो कनेक्शन नहीं है बिजी में बैकएंड में प्रोग्रामिंग में लिख के रख चुका है. इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान रहना है, वहाँ का मास्टर कोड यही कोड वहाँ जाता है. अब देखिए इंडिया में क्या होता है, ये ट्रान टू डॉट मास्टर कोड 1 वेयर रेक टाइप इज कोड 2
corresponds to item, but in the case of OCHG some item was table, there it will be referred as item code, vg dot item code, but they are being same. अब देखिए, अब आपका बिलिंग लिमिट तो आ गया। अब बिलिंग लिमिट का क्या है, हेडर में जाके अब मैं लेफ्ट को लेना है, अलाइनमेंट फुली राइट को हो चुका है, अब मैं लेफ्ट को लेता हूं इस अलाइनमेंट। अब यहां लिखता हूं अलाइनमेंट बिलिंग लिमिट थर्ड, अब लेफ्ट को आ गया। अब इतना तो हो गया। अब होने के बाद अंडरलाइन ऑन, नहीं, दैट विल नॉट लुक नाइस, मैंने देखा है बट इट विल नॉट लुक नाइस। ओके, ठीक है, लेट अस प्रैक्टिस, लेट अस चेक इट and let us view it in the print preview. It will not be looking nice. नहीं, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए I have to remove that. Now there is no other go, I have to remove that. Billing limit unnecessarily I don't want to make it bold. No, it is not nice, I have to remove it. It is not nice, it won't have a good look. Yes, underline off on, I have to remove that underline on, and simultaneously I have to remove underline off also. I have to remove underline off too. Okay, now I have to save it. Now let us check with the print preview.